Hello friends, welcome to Crack Grade B, the online learning platform. Today we will discuss unit and batch costing. Let's move to the next slide, which is contents of the video. In this video we will learn methods of costing, number 2 unit costing, number 3 treatment of spoiled work, number 4 batch costing, number 5 economic batch quantity, that is EBQ, number 6 some illustrations, and number 7 a small game, test your knowledge. So let's start. मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. सबसे पहला मेथड हमारे पास है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग. Here the cost of a product is ascertained, the product being only one produced like brick, coal, etc. Suppose हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, जैसा कि आपको राइट में एक इमेज दिख रही होगी, हमने एक ही फ्लावर वेस बनाया, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी वो हम निकाल सकते हैं सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग की मदद से. एंड द नेक्स्ट वन इज बैच कॉस्टिंग. इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग. Please mark these words. It is the extension of job costing. A batch may represent a number of small orders passed through the factory in batch. Each batch here is treated as a unit of cost and thus separately costed. क्या मतलब है? इसके अंदर हम स्मॉल ऑर्डर्स बनाते हैं और हर एक ऑर्डर एक बैच की तरह ट्रीट किया जाता है. Here, cost per unit is determined by dividing the cost of batch by the number of units produced in the batch. अगर हम इसके लिए कॉस्ट निकालें तो कैसे निकलती है, जो हमारी टोटल बैच की कॉस्ट आई और हमने उस बैच में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करे, अगर हम एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी. आपको शायद एग्जाम्पल से समझ आ रहा हो, राइट में एक ब्रेड्स का बैच है, अगर हम टोटल कोई कॉस्ट लेंगे कि हमने कितने पैसे लगाए इसको बनाने में पूरे बैच को, और लास्ट में जाके हम नंबर ऑफ ब्रेड से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी पर ब्रेड की कॉस्ट आ जाएगी. तो ये है हमारी बैच कॉस्टिंग. एंड थर्ड वन इज जॉब कॉस्टिंग. इन दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन्ड सेपरेटली. कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असर्टेन्ड सेपरेटली मतलब हर एक जॉब की कॉस्ट अलग से निकाली जाती है. It is suitable in all cases where work is undertaken on receiving a customer orders. मतलब ये तब सूटेबल है जब हम किसी एक पर्सन के लिए स्पेशल ऑर्डर बना रहे हो, लाइक प्रिंटिंग प्रेस, मोटर वर्कशॉप एट्सेट्रा. सपोज अगर हमको शादी के कार्ड छपवाने होते हैं तो हम किसी एक बंदे के लिए कार्ड्स छापते हैं, मतलब उसको अगर 300 कार्ड्स की रिक्वायरमेंट है या 500 कार्ड्स की रिक्वायरमेंट है, एज द केस में भी उसका प्रोसेस पूरा सेम रहता है, तो वो हमारे लिए एक जॉब कॉस्टिंग का एग्जांपल बन सकती है. जैसे हमने कंप्यूटर में डेटा फीड कर दिया कि हमें ये चाहिए उस कार्ड में, उसकी ये वो नहीं चाहिए, स्पेसिफिकेशंस एट्सेट्रा, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी रहेगी कि हम उसकी कॉस्ट डिटर्मिन कर पाएँ. जैसे कि आपको राइट में एक दिख रहा होगा कि एक आदमी जो है एक मशीन में डेटा फीड कर रहा है ताकि वो काफ़ी सारे सिमिलर यूनिट्स निकाल पाए. एंड द फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. हेयर द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट इज असर्टेन्ड सेपरेटली मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है अलग से निकाली जाती है. इट इज़ सूटेबल फॉर फर्म्स एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा. ये किसके लिए सूटेबल है? जो लोग ब्रिजेस बनाते हैं या जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड बनाते हैं. आपको राइट में एक इमेज दिखेगी जिसके अंदर की एक रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसी को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग. हियर द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच स्टेज ऑफ वर्क इज असर्टेन्ड. मतलब जैसे अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में मेरे को 5 प्रोसेस लगती हैं तो हर एक प्रोसेस के बाद मैं उस एक प्रोसेस की कॉस्ट लिखूँगा कि कितनी कॉस्ट लगी. सपोज मेरी प्रोडक्ट लाइन में 5 स्टेजेस हैं, सपोज असेंबलिंग, पेंटिंग एंड वेल्डिंग. सपोज अगर मैं कार बना रहा हूँ तो जब मेरी पहली प्रोसेस हो जाएगी, सपोज असेंबलिंग हो जाएगी, तब मैं देखूँगा कि असेंबलिंग तक मेरी कितनी कॉस्ट लग गई असेंबलिंग में. उसके बाद जब मैं उसको फिक्स करूँगा या फिक्सिंग की स्टेज आएगी मेरी, तब मैं देखूँगा फिक्सिंग में कितने पैसे खर्च हुए, कितनी कॉस्ट लगी. फिर जब मैं पेंटिंग देखूंगा तो मैं देखूंगा कि पेंटिंग में मेरी कितनी कॉस्ट खर्च हुई. ये होती है प्रोसेस कॉस्टिंग, कि हम हर एक स्टेज के बाद देखें कि हमारा कितना कॉस्ट आ गया है. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग.
It is used in case of concerns rendering services like transport, supply of water, retail trade. अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, पर अभी के लिए आपके लिए ये जानना काफ़ी रहेगा कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कौन यूज़ करता है। ऐसे लोग जो कि या तो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, या सप्लाई ऑफ वाटर के बिजनेस में है, या रिटेल ट्रेड के बिजनेस में है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट कॉस्टिंग या फिर सिंगल कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग को डिटेल में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट कॉस्टिंग से। यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग Unit costing is a method of costing used where the output produced is identical। सबसे important बात, जो output produce है वो identical है, and each unit of output requires identical cost, और हर एक output को बनाने के लिए same cost लगती है। तो हमारी unit costing काम में आती है। Unit costing is synonymously known as single or output costing, but these are subdivision of यूनिट कॉस्टिंग। हम इनको या तो सिंगल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं या फिर आउटपुट कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज फॉलोड बाय इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट। ये उनके लिए कामयाब है जो सिर्फ सिंगल आउटपुट में डील करते हैं, या फिर फ्यू वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल आउटपुट। सपोज कोई सोप इंडस्ट्री है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक तरह के या एक ही फ्लेवर के सोप बनाएगी, पर उसकी कुछ वेरिएंट्स निकालेगी, तो वहाँ पे भी हम सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड एलिमेंट वाइज, एंड देन टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज असर्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट विद द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये बात आपको फॉर्मूले से समझ आएगी जब हम आपको फॉर्मूला करवाएंगे। इफ वी हैव टू स्टेट it in the formula, then cost per unit is equal to total cost of production divided by number of units produced। Suppose हमने 1,00,000 पीस बनाए सोप के, और हमने उसमें 10 लाख रुपीस खर्च कर दिए, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कॉस्ट पर यूनिट हमारी कितनी है, ₹10। यही है हमारा सिंपल सा यूनिट कॉस्टिंग। यही बात फॉर्मूले में भी लिखी है। सो दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग देयरफॉर फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, सीमेंट, स्टील वर्क्स, माइनिंग, ब्रूअरीज एट्सेट्रा। These type of इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर हैव आइडेंटिकल कॉस्ट। क्योंकि सीमेंट बनाने में या फिर पेपर बनाने में या फिर ब्रूअरीज जो कि बेवरेजेस भी कह सकते हैं जिसको, उसमें एक तरह के ही प्रोडक्ट्स बनते हैं और एक ही तरह की कॉस्ट खर्च होती है बार बार, तो इसलिए हम वहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग को अप्लाई करते हैं। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क। सो इसमें यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, लॉस ड्यू टू नॉर्मल रीजंस एंड लॉस ड्यू टू abnormal reasons। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लॉस ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। When a normal rate of defectives has already been established and actual number of defectives is within the normal limit। क्या कह रहा है इस लाइन में? सपोज हमारे किसी प्रोडक्शन में हमें पता है, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, कि हमारा इसमें 2% का लॉस जो है नॉर्मल है। सपोज हम किसी रॉ मटेरियल की 1,00,000 यूनिट्स मंगवाते हैं, तो हमें पता है कि हमारी जो 2% ऑफ द यूनिट्स हैं दे विल बी डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, और वो लॉस अगर हमारी उस लिमिट के अंदर है तो हम उसको कहेंगे लॉस ड्यू टू नॉर्मल रीजन। सपोज 1,00,000 का 2% हुआ 2,000। अगर हमारा लॉस होता है एक्चुअल में 1,800 का, देन 1,800 का लॉस इज द नॉर्मल लॉस। द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन और लॉस विल बी चार्ज टू द एंटायर आउटपुट। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारा नॉर्मल लॉस है हम उसको चार्ज कस्टमर से ना करें। अगर हम कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए हम वो चीज़ कस्टमर से ही चार्ज करते हैं। ऐसा तो अगर कोई बिजनेस में है उसको भी इतनी समझ होगी कि अगर कोई भी हमारा नॉर्मल लॉस है, सपोज स्क्रैप लॉस है, पर हम जब कॉस्ट करते हैं किसी चीज़ की, कॉस्ट निकालते हैं, तो हम उसको
पूरा ही इंक्लूडिंग स्क्रैप लेते हैं। If on the other hand the number of defective units substantially exceeds the normal limits, इस क्या कह रहा है, बट अगर जो हमारे डिफेक्टिव्स की नंबर है वो नॉर्मल लिमिट से भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, देन द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन और लॉस आर रिटर्न ऑफ इन कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर उसके बाद जो भी हमारी लॉस है वो हमारा खुद का लॉस है, वो लॉस हमारी वजह से है, क्योंकि हमने या तो कोई गलती कर दी या फिर कोई चीज़ को ठीक से प्रोसेस नहीं किया, तो वो हमारा पर्सनल लॉस है। हम उसको कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, हमें अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉस ड्यू टू abnormal reasons. In case of rectification and loss is treated as abnormal cost, the cost of rectification or loss written off as in costing P&L account, मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही डेबिट करेंगे। सपोज आपको शायद इमेज से पता चल जाए दोनों, जो हम सपोज हम पेपर के बिजनेस में है, ये सारा हमारा नॉर्मल लॉस है, तो हमारे लिए हम इसको कस्टमर से ही चार्ज करेंगे। बट अगर हमारा पूरा पेपर का रॉ मटेरियल ही जल जाए तो उसमें कस्टमर की तो कोई गलती नहीं है, तो हमें उसको अपने ही P&L में डेबिट करना पड़ेगा, अपने ही कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना पड़ेगा। नाउ कम्स एन इलस्ट्रेशन। प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप एक बार 2 सेकेंड लगा के इस इलस्ट्रेशन को पढ़िए और उसके बाद आई विल कंटिन्यू। सो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको ये इलस्ट्रेशन कराता हूँ। The following data relates to the manufacture of a standard product during the 4-week ended 28 February 2019, या कोई भी ईयर ले लीजिए, ईयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, अब रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट दे रखी है, मशीनर वर्क की कॉस्ट दे रखी है और मशीनर रेट दे रखा है। मतलब हमने मशीन चलाई 3200 आवर्स और 1 घंटे मशीन को चलाने में कितने रुपीज़ लगते हैं, 40 रुपीज़ पर आवर। तो टोटल मशीन कॉस्ट आ जाएगी हमारी 3200 इंटू 40 रुपीज़, एंड दैट इज ऑफिस ओवरहेड्स, दैट इज 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अगर आपको कुछ याद हो, वर्क्स कॉस्ट क्या होती हैं प्राइम कॉस्ट में, जब हम अपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ऐड कर देते हैं तो वो वर्क्स कॉस्ट कहलाती है। सेलिंग ओवरहेड्स 20 रुपीज़ पर यूनिट, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इज 10,000 एट द रेट ऑफ 20 ईच। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द 4-week एंडेड पीरियड। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने प्रॉफिट कैसे निकाला। सबसे पहले हमें इसके लिए बनानी होगी एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, जिसके अंदर हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं 10,000। तो अगर हमने 4 लाख का मटेरियल यूज़ किया 10,000 को बनाने में, तो हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ 4 लाख। पर अगर हम उसको पर यूनिट निकाल लें तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 40 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ तक अंडरस्टैंड। एंड डायरेक्ट वेजेस में हमने कितना खर्च किया 2,40,000। अगर हम सेम इसको पर यूनिट निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। यहाँ तक भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। मैंने आपको पिछली क्लास में ये कहा था, अगर हम रॉ मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है प्राइम कॉस्ट। बट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं नहीं, तो हमारी प्राइम कॉस्ट बन गई 64 रुपीज़ पर यूनिट, एंड इन टोटलिटी वी कैन से 6,40,000। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, अगर अब हम 3200 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,28,000। तो ये हमारा टोटल में 128 का खर्चा आ गया। बट अगर हम इसको अगेन कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से निकालेंगे तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके आएगा आंसर 12.8। अगर हम अपनी प्राइम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड कर लें तो वो वर्क्स कॉस्ट बन जाती है, आपको पिछली क्लास का याद होगा। अब वर्क कॉस्ट में अगर हम ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था।
अब ऑफिस ओवरहेड्स कितने हैं? 10% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट। टोटल वर्क्स कॉस्ट कितनी आई है? 7,68,000। अब इसका 10% सीधा सीधा आ जाएगा 76,800। और अब हम इसको पर यूनिट निकालेंगे तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस्ट आ जाएगी 7.68 रुपीज़। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आ गई। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हम करते हैं सेलिंग ओवरहेड्स, दैट इज़ 20 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमने कितनी यूनिट बेची हैं उस पर सेलिंग ओवरहेड्स लगेंगे। सपोज हमने 8,000 बेची होती तो 8,000 पे लगता, पर हमने इस केस में 10,000 ही बनाई और 10,000 की 10,000 बेच दी, तो हमको पूरा का पूरा 20 रुपीज़ 10,000 यूनिट पे देना पड़ेगा। तो इसकी सीधी सीधी कॉस्ट हो गई 10,000 इंटू ₹20, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। और पर यूनिट तो साफ साफ क्वेश्चन में ही दे रखे है 20 पर यूनिट। सो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई और टोटल कॉस्ट आ गई 10,44,800। अब हमने पूरा का पूरा सामान बेचा कितने का? 10,000 इंटू 120, दैट इज़ 12 लाख रुपये। सो अगर हम 12 लाख रुपये में से कॉस्ट निकाल दें अपनी, जो कि 10,44,800 है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,55,200। और अगर हम इसको पर यूनिट में लें तो 155,200 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज़ 15.52। तो हमारा शायद आंसर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं। हमने कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दी जो कि आई है 104.48, एंड हमारा प्रॉफिट पर यूनिट भी आ गया जो कि आया है 15.52। आई होप ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट एंड सही तरीके से कर पाएंगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज बैच कॉस्टिंग। Batch costing is a type of specific order costing where articles are manufactured in predetermined lots known as batch. बैच कॉस्टिंग क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग है, मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए की जाती है। वेयर द आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन द प्री डिटर्मिन्ड लॉट्स, मतलब हमें जहाँ पता है कि हमें एक बार में या एक लॉट में या एक बैच में कितने आर्टिकल्स बनाने हैं। अंडर दिस कॉस्टिंग मेथड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट for cost determination is a batch for production rather than output as seen in unit costing. यहाँ पे अगर हम कॉस्ट निकालनी है तो हमें कॉस्ट पूरे बैच की निकालनी होगी, ना कि एक सिंगल यूनिट की। सपोज मैं आपको इसको एक एग्जांपल से कराता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ आएगा। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। यू कैन स्टॉप वीडियो फॉर 2 minutes एंड रीड द क्वेश्चन, देन आई विल रीड एंड डू इट फॉर यू। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अर्नव कॉन्फेक्चर्स owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins. AC that is अर्नव कन्फेक्शनर्स, ना कि एयर कंडीशनर। तो प्लीज़ इसका AC का ये मतलब ना लीजिएगा। AC used to bake at least 50 units of any item at a time. A customer has given एन ऑर्डर ऑफ 600 मफिन्स। मतलब AC क्या करता है, एक बार में सिर्फ 50 यूनिट बनाता है, और पर उसको ऑर्डर कितने का मिल गया? 600 यूनिट्स का। टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इंकर्ड। अब डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 500, डायरेक्ट वेजेस लगेंगी 50, वन सेट ऑफ कॉस्ट लगेंगी 150। अब AC absorbs production overhead at a rate of 20% of the direct wage cost. डायरेक्ट वेज कितनी है यहाँ पे? 50 रुपीज़। उसका 20% साफ साफ ₹10 आ जाएगा। बाकी हम इसको एक बार आंसर में दोबारा रीचेक करेंगे। 10% is added to the total production of cost each batch to allow for selling and distribution and administration overhead. AC requires 25% margin on sales value. मैं आपको एक चीज़ के लॉजिक देना चाहूँगा सबसे पहले। यहाँ पे 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस। अगर हमारा सेलिंग प्राइस पे 1/4 है और हमें सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो हमें
डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना होगा, तो कॉस्ट प्राइस का 1/3 आ जाएगा। एंड इसी तरह से सपोज हमें दिया होता 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हमें सेलिंग प्राइस का निकालना होता, तो सेलिंग प्राइस बड़ा है तो डिनोमिनेटर में हमको ऐड करना होगा 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। ये लॉजिक होता है इस चीज़ का। हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। So let us move to the next slide. So हमने सबसे पहले निकाला कि नंबर ऑफ बैचेस कितने लगेंगे। 600 यूनिट्स बनाने हैं, 50 यूनिट्स बनाते हैं हम एक टाइम में, तो हमें टोटल कितने बैचेस बनाने होंगे, 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सबको। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 500 पर बैच, तो 12 बैच की कॉस्ट कितनी हो गई, 500 इंटू 12 दैट इज 6000। डायरेक्ट वेजेस 50 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 12 के हिसाब से कितनी हो गई, 600 पर 600। अब वन सेटअप कॉस्ट कितनी है, 150, और 150 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ऐड करना है, जो कि 20% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस हैं। डायरेक्ट वेजेस कितनी आई हैं, 50। अगर हम उसका 20% निकालें तो हमारा आएगा 10 रुपीज़। शायद इन्होंने सही लिखा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो टोटल आ जाएगा 10 इंटू 12 दैट इज 120 रुपीज़। अब हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई 710, और अगर हम टोटलिटी में देखें तो 8520। नाउ वी हैव टू ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, दैट इज 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 710, तो 710 का 10% कितना हो गया, 71 रुपीज़। अब 71 रुपीज़ को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 852। तो हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 781, एंड टोटलिटी में देखें तो 9372। अब उन्होंने कहा था, मैं आपको दोबारा वापस लेके चलता हूँ, AC रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% और 1/4 ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू। sorry guys, 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। पर आपके पास सेलिंग प्राइस तो है नहीं, आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 781। अब मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस बड़ा या सेलिंग प्राइस बड़ा, ऑब्वियसली सबको पता है सेलिंग प्राइस बड़ा, पर अगर आप बड़े से हमको छोटे पे जाना है तो हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमको कॉस्ट का 1/3 लेना है। अगर आप कैलकुलेटर्स पे निकालेंगे अपने या मोबाइल में जैसे भी, अगर आप 781 को 1/3 कर दें तो आपका कॉस्ट का प्रॉफिट का मार्जिन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 260.33। बस जैसे ही आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आ गया, दैट इज 781 प्लस 260.33 दैट इज 1041। अब अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी 600 मफिन्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो 12 से मल्टीप्लाई करते ही 12,496 आया हमारा कॉस्ट ऑफ 600 मफिन्स। आई होप ये एग्जांपल भी आपको बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप इसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देन नेक्स्ट कम्स इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, दैट इज EBQ। ये टॉपिक मुझे आपके एग्ज़ाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आपके एग्ज़ाम्स में चांसेस हैं कि वो आ जाए। सो EBQ, as the product is produced in batches or lot, the lot size chosen will be critical in achieving least cost of operation। क्या मतलब है, जब हमको कोई चीज़ लॉट में बनानी है तो हमें पता नहीं चल पाता कि कितनी क्वांटिटी बनाएं एक बैच में ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम आए। सपोज़ हमारी कैपेसिटी है, हम एक बार में 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, पर हम ठीक से नहीं कैलकुलेट कर रहे और हम 400 यूनिट्स बना रहे हैं। तो
हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, हमारी लाइटिंग एंड पावर का खर्चा हो रहा है, वो तो 1000 यूनिट्स पे भी इतना ही होगा, पर हम सिर्फ प्रोड्यूस कितनी कर पा रहे हैं, 400। हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो इसी के लिए कॉन्सेप्ट है EBQ, दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि एक बैच में कितनी क्वांटिटी बनाएं कि हमारी कॉस्ट जो है मिनिमम से मिनिमम हो पाए। Primarily, the total production cost under batch production comprises two main costs, namely machine setup cost and inventory holding cost। मैं आप दोनों का मतलब समझाता हूँ, मशीन सेटअप कॉस्ट का और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का। सपोज मैं आपको छोटे लेवल से समझाता हूँ। सपोज आप एक जूस वाले भैया के पास गए, आपने कहा कि एक गिलास जूस दे दीजिए, तो उसने एक गिलास जूस दिया आपको साफ करके अच्छे से। बट आपका दोस्त आपको ज्वाइन करता है थोड़ी देर में, वो कहता है भाई एक गिलास जूस मेरे लिए भी ले ले, बट वो बिना साफ करे ही दोबारा आपको जूस दे देता है उसी के अंदर। ऐसे ही वो 10 लोगों के साथ करता है। पर अगर वो एक साथ ही 10 गिलास बना देता तो उसको बार बार उसका हाइजीन भी मेंटेन रहता और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती। इसी तरह से अगर आप एक बैच में 1000 यूनिट्स बना सकते हो और उसके बाद आपको पूरी मशीन को रीसेट करना पड़ता है या क्लीन करना पड़ता है, तो आपकी कॉस्ट खर्च होती है। और सपोज आप सिर्फ 600 ही बनाते हो उसमें, तो आपको हर 600 यूनिट्स बाद ही मशीन को बार बार क्लीन करना पड़ रहा है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ रही है, तो आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, सपोज आपको बनाने सिर्फ 500 यूनिट्स हैं एक लॉट में, पर आप मंगवा लेते हो 5 लाख यूनिट्स, परचेज कर लेते हो रॉ मटेरियल का, तो बताओ, तो उसको जो स्टोर करने की कॉस्ट आएगी तो वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, भले ही आप प्रोड्यूस कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो यही होती है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इफ़ द साइज इज़ हायर द सेटअप कॉस्ट में डिक्लाइन ड्यू टू लेसर सेटअप्स। मतलब अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, मतलब आपको 2000 बनानी है और आप एक बार में 1000 बना सकते हो, तो आपको सिर्फ 2 बार सेटअप करना पड़ेगा वही। बट अगर आप उसको 4 बार में बना रहे हो, आप 500-500 करके बना रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मैं एक बार में कितने बना सकता हूँ, तो आपके सेटअप लगेंगे 4, आपको 4 बार सेटअप की कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। सो हम पूरा पढ़ते हैं इसको। इफ द साइज इज हायर द सेटअप कॉस्ट में डिक्लाइन ड्यू टू लेसर सेटअप्स। यहाँ तक बात शायद मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। बट यूनिट्स इन इन्वेंट्री गो अप लीडिंग टू हायर होल्डिंग कॉस्ट। मतलब अगर आपने हायर इन्वेंट्री को स्टोर कर लिया तो आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो भी ज़्यादा जाएगी। इफ़ लॉट साइज इज़ लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब अब आपने क्या किया, आप कम बना रहे हो तो आपको माल भी जाहिर सी बात है कम मंगवाना होगा, आपकी स्टोरेज की कॉस्ट बचेगी उससे, बट आपकी सेटअप्स पे कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। तो EBQ एक ऐसा ही फॉर्मूला है जो कि डिटर्मिन कर सकता है कि हमें एक बैच में कितनी क्वांटिटी बनानी है कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कम रहे। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट कम से कम रहे। तो ये फॉर्मूला है, इसकी तो मैं डेरिवेशन में आपको नहीं लेके जा सकता, बट हाँ आपको ये लर्न करना ही करना है। सो EBQ दैट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज इक्वल टू 2DS डिवाइडेड बाय C एंड होल अंडर रूट। आई होप मैथ्स वाले बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और नॉन मैथ्स वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वेयर D इज इक्वल टू एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। आपको पहले डिमांड देखनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की कितनी है। S मतलब सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, मतलब आपको एक बैच को सेटअप करने के लिए कितना कॉस्ट देना पड़ता है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपको इन्वेंट्री की एक यूनिट्स को स्टोर करने में कितनी कैरिंग कॉस्ट देनी पड़ती है। हम आपको इसको एक इलस्ट्रेशन से समझाएंगे, वो बहुत ही सिंपल और इजी है। आई होप आपको अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट आएगा। सो मंथली डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ये क्या है, मंथली डिमांड। पर हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, एनुअल डिमांड। तो इतना तो आप भी आराम से कर पाएंगे। तो हमें एनुअल डिमांड के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000। एंड सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, ये तो क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट कितना है, 20 रुपीज़। इससे हमें कुछ करना है या नहीं करना, बताओ। बिल्कुल करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दैट इज 10% पर एनम। तो क्या हुआ,
अब हमने EBQ का फॉर्मूला लगाया, दैट इज़ 2 इंटू डी कितना है हमारा, डिमांड इज 6000, और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, और सॉरी एस कितना है यहाँ पे, सेटअप कॉस्ट कितनी है 60, हमने इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सी से डिवाइड करते हैं, सी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर एनम। सपोज अगर हमारी 10% पर एनम कॉस्ट है कैरी करने की एक यूनिट को, और अगर हम एक यूनिट मंगवाते हैं तो हमको 20 का 10% एज अ कैरिंग कॉस्ट देना पड़ेगा। तो 20 का 10% कितना हो गया, ₹2, तो हम यहाँ पे सीधे रुपीज़ लिखेंगे 2, और हम इसको होल कर देंगे अंडर रूट। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर पाएँ मेरे साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिए। 2, मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूँ, इंटू 600 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 एंड लास्ट इज अंडर रूट। दोबारा करते हैं, 2 इंटू 6000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, तो आंसर आ गया 600 यूनिट। आई होप आपने भी यही आंसर निकाला होगा। 2 इंटू 6000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैसे आया था, 20 इंटू 10% पर एनम, तो आंसर इसको हम अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600 पर यूनिट। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है EBQ का, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। EBQ इज इक्वल टू, प्लीज़ मेरे साथ बोलिए एक बार, EBQ इज इक्वल टू 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी होल का अंडर रूट, वेयर डी इज इक्वल टू एनुअल डिमांड, एस इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट ऑफ पर बैच एंड सी इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो इससे आप EBQ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं समरी की ओर। हमने क्या क्या पढ़ा आज, यूनिट कॉस्टिंग। सो हम दोबारा से डेफिनेशन फटाफट से रीड आउट करते हैं। यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग, unit costing is a method of costing used where the output produced by an entity is identical and each unit of output requires identical cost, जहाँ पे हम सारे identical units को produce करते हैं और जहाँ पे हमारी cost भी identical होती हैं। Batch costing is a type of specific order costing where articles are manufactured in predetermined lots, जहाँ पे हमारे articles बनाए जाते हैं predetermined lots में, जिसको कि कहा जाता है batch। Under this costing method, the cost of object for cost determination is a batch for production rather output as seen in a single unit costing। मतलब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वहाँ पे एक नहीं पूरा बैच आता है और उस बैच के अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी होती है। एंड EBQ मैंने आपको बता ही दिया, EBQ that is economic batch quantity is the size of a batch where the total cost of setup and holding costs are minimum। मतलब ऐसा बैच की क्वांटिटी जहाँ पे सब हमारी टोटल सेटअप कॉस्ट और हमारी टोटल होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम रहे। सो आज की क्लास में हमने ये सब किया। अब हम चलते हैं एक छोटी सी गेम की तरफ जो कि है टेस्ट योर नॉलेज। सो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे खुद से आंसर करें अपने मन में और मैं आपको यहाँ पे सही आंसर लिख के दूंगा। सो हम अपनी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। Different business in order to determine cost of their products or service offering follow. Number 1, different methods of costing. Number 2, uniform costing. Different techniques of costing. None of the above. तो मैं आपको बताता हूँ कि हर इंडस्ट्री में कॉस्टिंग का मेथड अलग होता है। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जैसा कि आपने ही पढ़ा है, यूनिट कॉस्टिंग हो गया, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारे मेथड जी तो हैं कॉस्टिंग के। तो हर इंडस्ट्री में हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग को अपनाया जाता है। तो मैं आंसर लिखता हूँ यहाँ पे साफ साफ ए। सेकेंड वन इज, in order to determine cost of product service following are used. Number 1, techniques of costing like marginal and standard, methods of costing, comparatives and all of the above। शायद आपको देख के ही पता चल गया हो all of the above। Unit costing is applicable where product produced are unique and no two products are same। मतलब कि प्रोडक्ट जो है यूनिक है, मतलब अलग अलग हैं और एक भी प्रोडक्ट आपस में मिलता जुलता नहीं है।
डिससिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। डिससिमिलर मतलब अलग अलग आर्टिकल्स बनाए जाएं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। शायद यहाँ पे आपको एक कॉस्ट का नाम याद है, जॉब कॉस्टिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई काम करते हैं तो वो हमारी जॉब कॉस्टिंग होती है। नंबर सी, होमोजीनियस आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल। होमोजीनियस मतलब एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। डी, प्रोडक्ट्स मेड रिक्वायरिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाए जिनको बनाने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। पर हमने यूनिट कॉस्टिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, हमने ये पढ़ा था जहाँ पे आउटपुट भी सेम हो और जो हमारी कॉस्ट लग रही है वो भी आइडेंटिकल हो, कॉस्ट आइडेंटिकल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हमें रॉ मटेरियल्स मंगवाना पड़ रहा है। तो इससे आपको पता चल जाए कि डी ऑप्शन तो है ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन है सी। सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ, आपने क्या पढ़ा था, इज अ एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सो यहाँ पे आंसर है जॉब कॉस्टिंग, दैट इज बी। बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो आंसर आ गया हमारे पास जॉब। एंड द लास्ट MCQ फॉर टुडे इज EBQ, that is economic batch quantity, is that size of batch of production where average cost is minimum। प्लीज़ बताइए कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, तो इसको प्लीज़ क्रॉस कर दीजिए। सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन इज मिनिमम, हाँ हमने ये पढ़ा है। क्या हमने ये पढ़ा है, कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, बिल्कुल पढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ बी एंड सी, देन द आंसर इज डी। प्लीज़ मैं आपके लिए एक बार EBQ का फॉर्मूला दोबारा लिखूंगा, प्लीज़ मेरे साथ साथ रिवाइज करिए क्योंकि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 इंटू डी इंटू एस इंटू सी होल का अंडर रूट, 2 इंटू डी इंटू एस इंटू सी होल का अंडर रूट, वेयर डी इज इक्वल टू एनुअल डिमांड। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एनुअल डिमांड, अगर मंथली डिमांड दे रखी है तो आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल डिमांड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड एस इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट एंड and C is equal to carrying cost per unit। सो हमारी क्लास आज की यहीं तक थी। सो यू कैन व्यू आवर relative courses by going to www.crackgradeb.com। You can view our star performance by visiting www.crackgradeb.com। Thank you and happy learning।